आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने आपको मार्गदर्शन किया और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और इस हॉल में उपस्थित आप सभी साथियों, तमाम बातें आपके सामने बाकी वक्ताओं ने रखी है। मेरी कोशिश ये होगी कि उसको एक कदम और आगे कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि जख्म क्या है ये कहने की ज़रूरत है ऐसा मैं मानता नहीं, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर रंगारी साहब इस कार्यक्रम के आयोजक है, प्रोफेसर शकील है और तमाम साथी होंगे जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। इनको एक बार जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया अदा करें। क्योंकि मैं अभी मिर्ज़ा साहब और शेख साहब को कह रहा था कि शाहीन बाग प्रोग्राम के बाद शायद ये नागपुर शहर का एक सोच के साथ सोच समझकर प्लान किया हुआ प्रोग्राम ये पहला होगा। लेकिन आज मैं वरोरा में था किसी और प्रोग्राम के लिए, तो इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला प्रोग्राम अगले महीने में चंद्रपुर में भी होगा। और मेरी ये कोशिश है कि इस प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाते रहे। मैंने कोल्हापुर में भी बड़े पैमाने पे इस विषय को लेकर जितने भी मस्जिद है वो सारे मौलाना को मंच पर बिठाकर जो मिर्ज़ा साहब ने बातें रखी, आपने रखी, इनको सोचने की ज़रूरत कितनी बड़ी है इसका एहसास कराने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं तो सरकारी तौर पर गवर्नमेंट को निवेदन देना है, रिप्रेजेंटेशन देना है। तो 12 जनवरी को हमने मुस्लिम आरक्षण को लेकर रिप्रेजेंटेशन भी दिया था, उसके बाद भी दिए हैं। कंसिस्टेंटली हम इस इशू को फॉलो करते हैं। अब सवाल यह है कि क्यों फॉलो करते हैं। जैसे शेख साहब ने कहा था कि हम वो समाज से है ही नहीं वगैरह, मैं थोड़ा यहाँ डिफर करता हूँ। हमारा ओरिजिनल सभी का डीएनए एक है। शक्ल सूरत अलग हो सकती है, लंबाई चौड़ाई अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक डीएनए का सवाल है तो कोई भी साइंटिस्ट इसको अगर टेस्ट करे तो वो सेम ही निकलेगा। इसलिए वो जो दूरी है इस बात को मैं बिल्कुल मंजूर नहीं करता हूँ। तीसरी बात जो है, और वो थोड़े सोचने वाली है। बात कौन सी है जिसका जिक्र मिर्ज़ा साहब ने, बाकी साथियों ने भी किया। जैसे आरक्षण का हम नाम लेते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आरक्षण पिछड़ेपन की निशानी है। ये मांगता कौन है? जो बिल्कुल गया गुजरा है। और पिछले 40-50 साल से ये इक्वेशन बना है, दलित इज इक्वल टू रिजर्वेशन। तो दलित इज इक्वल टू रिजर्वेशन के फॉर्मूले में हम क्यों चले जाए? हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है।
मिर्ज़ा साहब ने उनको कहा कि ये इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हमारी जो पुरानी स्टेटस है, जो सिंबल बन चुकी है, अब उसमें मैं तो नहीं मानता कि आप थे, लेकिन आपको लगता है कि मेरे दादा परदादा थे। मैं एक बार कांशीराम जी के साथ भिवंडी में, भिवंडी बड़ा मुस्लिम इलाका है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनके साथ जब मंच शेयर किया था, हम साथ में थे, तो एक मुस्लिम वक्ताओं ने इतना तान तान के भाषण दिया कि गजनी, गोरी, गुलाम, खिलजी, सगला, ये सब ये 800-900 साल वाले हम ही लोग हैं। कांशीराम जी ने पूछा, अब तेरी साइकिल का पंक्चर निकालने की दुकान है, अब तेरा क्या है? तो साइकिल का पंक्चर निकालने वाली दुकान है। मुझे सिर्फ इतना बता कि तू जब वहां था तो यहां कैसे पहुंच गया, और अगर यहां पहुंचा है तो यहां से बाहर निकालने का भी रास्ता बता। अब जब रास्ते की बात होते है तो हम एक मटेरियल वर्ल्ड और एक दूसरा, अब मटेरियल वर्ल्ड की चिंता कौन नहीं करता? जिसका कोटा पूरा हो चुका है वो मटेरियल वर्ल्ड की चिंता नहीं करता, वो दूसरे वर्ल्ड की चिंता करता है। लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड में पीड़ित है, एक्सप्लॉइटेड है, परसिक्यूशन का शिकार है, उसके लिए क्या? ये हमारा आपस का बंटवारा है, और ये हर समाज में होता है। ये क्या सिर्फ मुस्लिम समाज में है ऐसा नहीं मानना चाहिए, हर समाज में है। आप आदिवासी में चले जाओ तो आदिवासी भी कुछ वो गाना भूलते ही नहीं कि हम एक वक्त के राजा महाराजा थे। नागपुर का इतिहास बताते, ये नागपुर सिटी के हमारे आदिवासी राजा ने बिठाया। अब बेचारे को, राजा को ही बैठने को जगह नागपुर में इतनी इतनी मिली है, बुलंदशाह। इतिहास याद रखना अच्छी बात है, उसका प्राइड होना ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन उससे समझ और सबक लेना ये समझदारी की बात है। क्या हम प्राइड के चक्कर में समझ को छोड़ देंगे? गत इतिहास के वैभव को ध्यान में रखकर वर्तमान को भूल जाएंगे? तो ये समझदारी का काम है या नहीं, इसके ऊपर आप जरा खुद सोचने का काम करें। दूसरा मुद्दा, क्या आप महाराष्ट्र में मराठा समाज को देखिए, उसके पास क्या नहीं है, फिर भी वो आरक्षण क्यों मांगता है? क्या नहीं है मुस्लिम समाज, मराठा समाज के पास? जब से 1960 में महाराष्ट्र बना तब से मेजॉरिटी एमएलए इसके, मेजॉरिटी सीएम इसके, मिनिस्टर इसके, कोऑपरेटिव सेक्टर उसका, लैंड उसकी, इकोनॉमी के कब्जा उसका, फिर भी वो आरक्षण के कतार में क्यों खड़ा है? जो सबसे ज्यादा आरक्षण का नफरत करता था, उन्होंने अपने बहू बेटियों को रास्ते पे उतारा। एक बार नहीं, 65 बार, 65 बार। वही छोड़िए, क्या इस देश में ब्राह्मण नहीं आरक्षण मांगता? ब्राह्मण नहीं मांगता? क्या नागपुर में ब्राह्मणों ने आरक्षण की डिमांड नहीं की है?
ये ईडब्ल्यूएच जो आया, क्या उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई? मेरा सवाल इतना ही है कि सालों साल आरक्षण नीति की नफरत करने वाला मराठा या ब्राह्मण आज खुद आरक्षण की जंग क्यों लड़ता है? और हम 1950 के पहले आरक्षण के हकदार अब वो लड़ाई लड़ने में शर्म क्यों महसूस करते हैं? शर्म क्यों महसूस करते हैं? ये अगर एक हमारा सोच का मुद्दा बने तो उसका जवाब मिल जाएगा। ब्राह्मण हो, मराठा हो, किसी तरह से वो अपनी पावर स्ट्रक्चर के ऊपर पकड़ ढीली नहीं करना चाहता। फिर जरिया आरक्षण का क्यों ना हो, वो अपनी पकड़ कम नहीं करना चाहता, किसी भी हालत में मजबूत बना के रखना चाहता है। वो पावर कंट्रोल करना चाहता है। हम तो पावर स्ट्रक्चर में शिरकत करने की बात कह रहे हैं, एंट्री करने की बात कह रहे हैं। तो वो पूरा कंट्रोल करने का प्लान लेकर चलते हैं और हम एंट्री करने को लेकर करना है कि नहीं करना है, इस कश्मकश में अपनी जिंदगी की तमाम सारी उम्र गुजार देते हैं। ये जो हमारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए मैंने कहा कि अब मिर्जा साहब से मैं बात कर रहा था तो जैसे कैजुअली कहा कि मंडल आया तो मंडल की एक मूवमेंट बनी, लेकिन सच्चार आया तो उसकी मूवमेंट नहीं बनी। सच्चा रिपोर्ट आई तो उसकी मूवमेंट नहीं बढ़ी। अब हमारे जैसे लोग इस मुद्दे को राजनीति के लिए नहीं उठाते, हम अपने आप को मूवमेंट का सिपाही मानते हैं, इसलिए ये हमारे लिए मुद्दा मूवमेंट का है, राजनीति का नहीं। और राजनीति कौन से मुद्दे को लेकर नहीं होती? जिसको बनाए चाहे होती है। सिर्फ नजरिया कौन सा है? क्या आपका नजरिया मूवमेंट का है कि सिर्फ प्योर पॉलिटिक्स का है? पॉलिटिक्स का होता तो जैसे मिर्जा साहब ने उदाहरण दिया, ट्रिपल तलाक का मामला था, एक बड़ा मोर्चा लगाते सारा नागपुर जाम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। वो सबसे आसान तरीका है। लेकिन दुनिया के अक़लियतों की बेसिक ह्यूमन राइट्स की जब लड़ाई की बात आती है तो दो उदाहरण हमने अपने सामने रखने चाहिए। एक अफ्रो अमेरिकन, जिसको निग्रो हम कहते हैं, और बाबा साहब के आंदोलन को। बाबा साहब भी तब हिंदू एलिमेंट थे, उनके साथी हिंदू एलिमेंट थे, तो वो हिंदू धर्म के गरिमा का गुण गाने का काम उन्होंने नहीं किया। जबकि चाहे संस्कृति रविदास की हो, कबीर की हो, किसी की भी हो, जो मॉडल है ये वर्ग के, फिर भी इन्होंने अपने बेसिक सिविल राइट के ऊपर जोर दिया कि भाई हमें पढ़ना चाहिए, हमें वोट का अधिकार चाहिए, हमें अपने पॉलिटिकल लीडर चुनने का अधिकार चाहिए। वो हिंदू धर्म का जो रिलीजियस थियोलॉजी का जो मामला है उसमें उलझते नहीं रहे। अमेरिका में भी बाइबल का इस्तेमाल करके अफ्रो अमेरिकन मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश की थी, सेइंग दैट बाय बर्थ अफ्रो अमेरिकन्स आर इंफीरियर इन क्वालिटी, इंफीरियर लोग हैं।
खैर मार्टिन ल्यूथर किंग ने उसका बहुत बढ़िया जवाब दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन रिलीजियस थियोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ तबके को हमेशा पिछड़ा रखना, ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है, और वो बना रहेगा, इसका कुछ लोग हर स्तर पर कोशिश करते हैं। क्या हमें उसमें फंसना है या बाहर निकलना है, ये भी सोचना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या आरक्षण में बचा क्या है, कहाँ है सरकारी नौकरियां, कहाँ है सरकारी स्कूल और कॉलेजेस, सारा तो प्राइवेटाइज हुआ। अब आरक्षण की डिमांड करना कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो फिर मेरा जवाब उसको है, फिर पंडित क्यों डिमांड करता है, फिर मराठा डिमांड क्यों करता है? इसके बावजूद वो डिमांड करते हैं और हम अपने डिमांड के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो उसका और एक जवाब है। जवाब ये है कि आरक्षण के माध्यम से मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस देश के कुछ हिस्सों में मेरी भागीदारी होगी या नहीं होगी। वो कितना % होगी, इस बात का डिबेट हो सकता है। जैसे रहमान कमीशन ने 8% कहा है, 8% का रिकमेंडेशन है, लेकिन चलो सरकार ने 5% मानी थी। 5, 8, 10, 12 डिबेट हो सकती है, चर्चा का मुद्दा बन सकता है। लेकिन सवाल यह है मेरा कि क्या मेरे हिस्सेदारी को तुम कबूल करते हो या नहीं। बाबा साहब की बात देख लो, वो 14 टैंक जो महाड़ का 1927 में पानी के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि अगर तुम हमें अपना लोग मानते हो तो मुझे ये अधिकार क्यों नहीं। ये बुनियादी सोच है। अगर तुम मुझे अपना मानते हो और मैं भी तुम्हारा मानता हूं, तो मुझे ये हक क्यों नहीं। ये जो बेसिक सोच है, ये बेसिक सोच जब तक हम खड़ी नहीं करेंगे, तो आज़ादी के पहले 35, 30, 45% रहने वाला आज 2-4% पे क्यों आया, उसका जवाब मिलेगा ना। कह रहे कि मजहब के नाम पे दे, अरे मांगता कौन है मजहब के नाम पे, मांगता कौन है। ये नागपुर में बैठे हुए लोग नया नया इन्वेंशन डिस्कवरी करते रहते हैं। अब उनकी ये डिस्कवरी है कि मजहब के नाम पे तो नहीं देते, अरे मांगता कौन है। लेकिन लक्षद्वीप का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम समाज का होने के बावजूद भी रिजर्व पॉलिटिकल सीट से चुन के आता है ना। पीएम शहीद पहले आते थे, अब नया लड़का है। वहां ट्राइबल है, कुछ भी है तो चलता है, लेकिन एजुकेशन में नहीं चलता, एम्प्लॉयमेंट में नहीं चलता है, पॉलिटिक्स में चल जाता है। क्योंकि आखिर पॉलिटिक्स में तुम थोड़े इंडिपेंडेंट खड़े हो, तुम तो मेरे ही छत्र छाया में हो। बर्दाश्त कर लूंगा, तेरे हैंडल कर लूंगा, और वो हैंडल कर लेते हैं। लेकिन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात है, तो मैंने कहा ये सिर्फ आरक्षण का मुद्दा नहीं है, ये देश के संसाधनों के ऊपर हमारा हक है या नहीं, इसका फैसला करने का मुद्दा है। अगर भारत का संविधान कहता है इसके देश के नेशनल एसेट्स के ऊपर सबका बराबरी का हक होना चाहिए, तो मैं पूछूंगा ना मेरी भागीदारी कितनी है। क्या मुझे उतना भी अधिकार नहीं? क्या इस देश का नागरिक होने के नाते
ये अलग बात है, अब मेरी नागरिकता के ऊपर भी सवाल उठाने लगे हो, वो अलग बात है। लेकिन मैं कन्फर्म सिटीजन होने के बावजूद भी, बाय बर्थ होने के बावजूद भी, क्या मैं ये पूछ नहीं सकता कि मेरी हिस्सेदारी क्या है? और ये हिस्सेदारी तब तक तय नहीं होगी जब तक वो कभी मूवमेंट का रूप नहीं लेती है। इक्के दुक्के प्रोग्राम से मामला आगे नहीं बढ़ता, मैं भी मानता हूं, लेकिन रोज किसी न किसी को तो इसके रास्ते पर चलना पड़ता है, कम ज्यादा होते हैं। इसीलिए मैं कई बार मिर्जा साहब से, बाकी साथियों से कह रहा हूं कि एक अलग सोशो इकोनॉमिक आधार पर, सच्चार कमीशन का डेटा उसी आधार पर है, तो उसी अधिकारों के आधार पर, हमारे हिस्सेदारी के आधार पर एक मुस्लिम समाज के हक और हकूक की एक मूवमेंट खड़ी होनी चाहिए। अब सिर्फ मुस्लिम समाज की होगी तो वह सफल नहीं होगी, मैं ये भी कहता हूं। वो दूसरों के साथ मिलकर चलनी चाहिए, क्योंकि जितने आप अकेले चलोगे उतने आसानी से टारगेट हो जाओगे। कारण कुछ भी हो सकता है, सही गलत आप चर्चा करें, लेकिन जितना आप अकेले चलोगे तो आप अपने दुश्मन को ख्वाहिश को पूरा कर रहे हो। आपका दुश्मन यही चाहता है कि आप अकेले चले, उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते से आप गुजरेंगे वहां मुझे रोक लगाना आसान होगा, वो तो वही चाहते हैं। और इसलिए मैं बुनियादी लेवल पे फिर एक आगाह करने के रूप में कह रहा हूं कि अलग अलग, चाहे आप हो दलित क्रिश्चियंस है, शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब है, बैकवर्ड है, अलग अलग जितने चलोगे उतने असफल हो जाओगे। जितना मिलकर चलोगे उतनी सफलता की गारंटी होगी। अब इसी बात को लेकर मैं प्रोफेसर जी को सुन रहा था, रिलीजियस थियोलॉजी, कुरान में इसके बारे में बहुत सबूत मिलेंगे जो आपकी भाषा में आप समझा सकते हो। लेकिन एक सिंपल सा मूवमेंट का तंत्र अवगत करने के बाद कि अगर सारे अकलियतों की एक मिलकर अच्छी लड़ाई खड़ी हो जाए तो आइसोलेशन करना मुश्किल है, टारगेट करना मुश्किल है। और उसमें से दूसरी बात, अगर अंबेडकर का नाम खड़ा लेकर खड़े होते हो तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं होती है कि तुम्हारे ऊपर ही वही इल्जाम लगा ले। अंबेडकर वो एक मॉडल है, वो एक सिंबल है, जरिया है कि उसको लेकर जो भी खड़ा होगा उसकी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनल ही मानी जाएगी, संविधान के दायरे में ही मानी जाएगी। इतना वो पावरफुल वेपन है, मॉडल है। अब उस मॉडल को स्वीकार करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुद्धिज्म को स्वीकार कर ले, जरूरी नहीं है। कुछ लोग ये भी बातें दिमाग में घुसाकर डराने की कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं है। बाबा साहब ने इसकी एक विशाल प्लानिंग उनके 25 नवंबर 1948 लखनऊ के भाषण में उन्होंने सीधा कहा था कि इस देश का शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी ये आपस में रोटी बेटी व्यवहार नहीं करेंगे, चलेगा? नहीं करे। लेकिन जब संविधान का राज इस देश में लागू होगा तब संविधान तो उनको अधिकार देगी, लेकिन उन अधिकारों का संरक्षण करने के लिए उनको मिलजुल कर रहना होगा।
एक पावर बनानी होगी, शक्ति बनानी होगी। उन्होंने कहा है कि अल्टरनेटिव पावर। ये अल्टरनेटिव पावर बनाने के लिए कांशीराम जैसे कुछ लोगों ने बहुत कोशिशें की, कुछ हद तक वो सफल भी हुए। लेकिन एक आदमी अपने जिंदगी में कितना काम कर सकता है? हर एक को अपनी लाइफ की लिमिटेशन है। बाकी लोग अगर थोड़ा थोड़ा उसमें अपना योगदान देने की कोशिश करें तो जिसको हम चिंगारी समझते हैं वो एक बड़ा आंदोलन होता है। और इसीलिए अंत में मेरी इतनी ही अपील है कि आरक्षण को सिर्फ आरक्षण की लड़ाई ना समझे। इतना छोटा मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, आरक्षण की यह पिछड़ेपन की निशानी है। ठीक है, मैं अब एडवोकेट हूँ, प्रोफेसर हूँ, मेरे बच्चों को नहीं चाहिए आरक्षण। मिर्जा साहब की लड़कियां पढ़ती है, वो थोड़ी आरक्षण के दायरे में है। हम सबकी लगभग नहीं है, उनको तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको जरूरत है उनके बारे में जरा सोचो ना। हम में से यहां बैठे हुए 90% लोगों को जरूरत नहीं होगी और सचमुच नहीं है। लेकिन पंडित ऐसा नहीं सोचता है। पंडित सोचता है कि हमारे से 90% लोगों को जरूरत नहीं, लेकिन 10% को है। वो 10 के बारे में सोचता है। और हम बेवजह लिबरलाइज का मुखौटा पहनकर हम कितने प्रोग्रेसिव हैं इसका ढोल पीटने में लगते हैं। आखिरी मुद्दा, वर्तमान समय में ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है। मानव विकास। शायद डेवलपमेंट के जो भी पैरामीटर सेट हो चुके हैं उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का पैरामीटर सबसे ऊंचा है। इसलिए अब देश का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है तो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स देखने के बजाय ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स देखने की एक नई मेथोडोलॉजी है। मेरा इस मुद्दे के साथ आर्ग्यूमेंट ये है कि किसी भी देश का कोई भी बड़ा तबका पीछे छोड़कर आप डेवलप कंट्री कैसे बन सकते हो? चाहे उसका नाम दलित हो, ओबीसी हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो। किसी बड़े तबके को बिना शिक्षा, बिना बेसिक नीड्स, हेल्थ सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, ये सेक्टर से दूर रख के आप डेवलप नेशन की कंसेप्ट कैसे सोच सकते हो? जिसका जिक्र मिर्जा साहब ने किया, सबका। अगर सबका सोचना है तो एक बड़े तबके को आपका जो रिकॉर्ड है निग्लेक्ट का, क्या रिकॉर्ड को मिटाना नहीं होगा? चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो अभी वर्तमान जो मॉब लिंचिंग के आंकड़े है उसका हो, या आपने जो बताया कि हम इतनी कोचिंग देते हैं तो हमारा एक ही बंदा क्यों आता है? कैसा आएगा? क्यों आएगा? मैं उदाहरण देता हूँ। गुजरात में जब वो बैकवर्ड का आंदोलन चला था आरक्षण का, तो एक परमार नाम का एक्टिविस्ट था, मेडिकल MBBS। वो परमार नाम लेकर 100 बार एग्जाम में बैठा, 100 बार फेल हो गया। एक दिन उसने अपना नाम बदल दिया, वो परमार से पटेल हो गया। और जिस दिन वो पटेल हो गया उस दिन वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट टॉप बन गया। अब मुझे मालूम हो तुम खानदानी शेख हो, पठान हो, कुरैशी हो, हमारे नाम हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी बताते हैं। आइडेंटिफाई करने में देर नहीं लगती। और फिलहाल तो आइडेंटिफाई करने का अधिकार उनके पास है।
और इसलिए हम कितने भी कोशिशें करेंगे तो वो नए नए तौर तरीके ढूंढकर आपको इलिमिनेट करते रहेंगे। इसलिए बाबा साहब को फिर समझिए। बाबा साहब पहली वता जब अंग्रेज़ों से मिले तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आपके लोग बहुत गरीब है, लाचार है। तो साधारण सा लीडर क्या बोलेगा? पीने का पानी, चलने का रास्ता, खाने के लिए अनाज, इसका इंतजाम करो। 1919 की बात है जब 27 साल के अंबेडकर थे, 27 साल उम्र, 27 साल। कोई पार्टी नहीं थी, कोई संगठन नहीं था। And he was asked to give a testimony before South Bureau Commission in 1919 मुंबई में। तो क्या चाहिए तुम लोगों, तुम्हारे लोगों को? और बाबा साहब ने कहा उनको वोट का अधिकार चाहिए। अब ये नहीं मांगा कि पानी दे दो, राशन दे दो, ये दे दो, ये दो। ये चैरिटी से काम नहीं चलेगा। पैरिटी दे दो भाई, चैरिटी मत दे दो, मेहरबान मत हो जाओ। बराबरी की पैरिटी दे दो, पैरिटी, समानता दे दो। अब कई लोगों ने उस वक्त बाबा साहब के ऊपर ये सवाल उठाया, ये क्या वोट का अधिकार मांगे? अपने लोगों को वोट कहाँ डालना है, कैसे डालना है, आता पता नहीं, कहाँ वोट का अधिकार? लेकिन बड़े लोग होते हैं, वो दूर तक सोचते हैं। ठीक है, उनमें कुछ गलत लोग निकल आते हैं, वो हर समाज में उतनी नालायक अवधादे पैदा होना जायज माना जाता है, तो होता है। लेकिन उन्होंने दूर तक देखकर कहा कि ये वोट का अधिकार चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जब हम देखते हैं तो हमारा अपना 0 बजट दिखता है ना, जहां 18% है, 18% है। ऐसे कितने सीट्स मिलेंगे जहां मेजॉरिटी है लेकिन 0 बजट है? और इसीलिए चाहे महात्मा फुले हो, शाहू महाराज हो, बाबा साहब हो, इनसे एक सीख तो जरूर सीखनी चाहिए कि आंदोलन के मुद्दे कैसे आइडेंटिफाई करे और उसका आंदोलन कैसे बिल्डअप करे। उनके पास क्या कोई टाटा बिरला था क्या? कल मैं एक साथी के साथ बैठा था, उसको सीधा मैंने पूछा, यार गांधी जी 1914 में आए दक्षिण अफ्रीका से, तो उनको सब रेडीमेड मिला, उनको 2-2 क्लर्क रेडीमेड मिले, तो उनकी तनख्वाह कौन देता था? तो वो आदमी ने मुझे जवाब दिया, मारवाड़ी आदमी, उसने कहा वो तो ठेका बिरला लोगों ने लिया था कि कितनी तुमको तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह बिरला तुमको एक साथ देगा, टोटल डिपॉजिट कर दो और फिर महीने में उतनी ही मिलती रहेगी, लेकिन गांधी के साथ काम करो। उतनी तगड़ी मशीनरी गांधी जी के साथ लगी, फुले के साथ, बाबा साहब के साथ कुछ नहीं था, फिर भी वो आंदोलन खड़ा क्यों कर सके? तो उनके जो तौर तरीके थे, एक मानव अधिकार की जंग, लड़ाई, आंदोलन, उसी के थे और उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। रिजर्वेशन एक जरिया है, एक माध्यम है। आप चलते जाओगे तो और कहीं माध्यम मिलते जाएंगे, लेकिन जब तक पहले सोच एक मजबूत रूप से बनकर नहीं आती, उभरती नहीं, तब तक एक कदम भी चलना दुश्वार होता है। और इसीलिए ये सोच हमारे नए पीढ़ी में, ठीक है, पुराने बुजुर्ग नहीं बदलेंगे, उनको रहने दो, गजनी घोरी के समय में उनको वही छोड़ दो। मेरा बच्चा अगर कहता है कि मुझे स्कूल अच्छा क्यों नहीं है, अस्पताल अच्छा क्यों नहीं है, मेरा IAS IPS बनने का ख्वाब है, मुझे वो क्यों नहीं पूरा होने दिया जाता, उसके जवाब को ध्यान में रखकर एक नई सोच पैदा कीजिए। इसी अपील के साथ आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।